जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हमने बात की थी एक से पहले कार्यक्रम में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के साथ में, दीदी जी के साथ में, कि कांग्रेस के 100 पाप, उनमें से एक पाप के बारे में हमने विशेष चर्चा की थी कि किस तरीके से एक नारी को भारत में प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा गया। लेकिन ये सारे षड्यंत्र अगर हम सोचें तो पिछले 70-75 साल से नहीं रचे गए। ये 1947 के बाद की ही केवल बात नहीं है, बात 1885 की है। अगर 1885 से मैं 2014 का कालखंड देखता हूं तो ये 129 वर्ष होते हैं। यानी कि अगर मैं लगभग कहूं तो 130 वर्ष, 130 वर्ष के दुष्कर्मों के, कुकर्मों के कालखंड को निपटाने के लिए क्या 1 वर्ष में, क्या 2 वर्ष में, क्या 5 वर्ष में, क्या 10 वर्ष में, कितना समय लगने वाला है? और शायद इसीलिए अमृतकाल की बात कही गई है। अभी बात पूरी नहीं हुई है। पिछली कड़ी में हम लोग 1885 से लेकर के 1919 तक पहुंचे थे। इसमें भी हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। धीरे धीरे करके इसकी डिटेलिंग आपके सामने आएगी कि किस तरीके से नेहरू और गांधी को भारत में प्रोजेक्ट किया गया, किस तरीके से एक लंगोट धोती पहनने वाला व्यक्ति, जो जब उसने पहनना शुरू किया उससे पहले, भारत में आने से पहले उसकी कोई एक तस्वीर ऐसी भारतीय वेशभूषा में क्यों नहीं दिखाई देती है? जीवन के उस बसंत में जब लोग पतझड़ गाया करते हैं, उस समय वो भारत में प्रोजेक्ट किस कारण से किया गया था? वो प्रथम विश्व युद्ध का ही समय क्यों था? और उसके आने के बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध पूरा होता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक माननीय की जेल में जब उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, परिवर्तन क्या आता है? किस तरीके का परिवर्तन आता है? उनके आने के कारण से बदल क्या जाता है? क्यों बदल जाता है? इन सब कारणों के बारे में डिटेलिंग आपके साथ में होगी। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? पधारिए, आपका स्वागत जम्मू टॉक्स में। नमस्कार सब सुनने वालों को, नमस्कार जो अभी हैं और जो बाद में जुड़ेंगे। एग्जैक्टली और मैं अपने सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि हमने आपसे पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि हमारे 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं और हमने एक विशेष आयोजन आपके लिए रखा है, क्योंकि जम्बू टॉक्स को बड़ा बनाने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप हमारे संरक्षक सदस्य बन सकते हैं मात्र रुपए 11,000 के साथ में। लेकिन आप संरक्षक बने या नहीं बने, पैट्रॉन आप बन पाए नहीं बन पाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में से जिस किसी के भी जीवन में जम्बू टॉक्स के माध्यम से थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि आपके मन, बुद्धि, विवेक में थोड़ी कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, तो अधिक नहीं तो मात्र रुपए 100 मासिक धर्मांश के साथ में, या फिर यूं कहूं कि वार्षिक 1100 रुपए के साथ में आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य अवश्य बनिए। कंटेंट हमारा फ्री है, आप बनेंगे या नहीं बनेंगे तब भी ऐसा ही चलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जम्बू टॉक्स के माध्यम से कुछ जीवन में काम आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें ऐसे 1000 हाथ चाहिए, सहस्त्र बाहु समाज चाहिए। और जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसका बहुत बड़ा भाग हम केवल अपने प्रबुद्ध सदस्यों के माध्यम से कर पाएंगे। इसलिए जितने लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरा अब सभी से निवेदन है कि अगर आप अब तक प्रबुद्ध सदस्य नहीं बने हैं, कृपया अवश्य बने। ये बहुत आवश्यक है, ये नितांत आवश्यक है। दीदी मेरा एक कहना है, जी दीदी 25,000 सदस्य है, 2500 प्रबुद्ध सदस्य महीने भर में बन के दिखाइए। अरे वाह 2500 प्रबुद्ध सदस्य मतलब 1%। मैं 10%। 10% तक इस चैनल के प्रबुद्ध सदस्य चाहती हूँ, जिससे कई काम मैं करवाना चाहती हूँ जो जी निधीश जी से करवा सकूं। तो 1 और 2 महीने के भीतर, जब तक मैं देवभूमि में हूँ, 2500 प्रबुद्ध सदस्य बनिए, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। बहुत सुंदर दीदी, आपकी आपकी अनुशंसा के बाद में फिर इसमें कोई कमी मुझे लगता नहीं है। और मैं हम हमारे दर्शक देखेंगे आने वाले केवल अगर ये 1-2 महीने में ये चीज पूरी हो जाती है, अगले अगले कुल मिला के 3 से 4 महीने में कितना बड़ा परिवर्तन आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई देगा। और ये प्रत्यक्ष
नजर आएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं दीदी अपने कार्यक्रम में। कांग्रेस के 100 पाप हमारा आज का विषय है, दूसरी कड़ी है इसकी। मैंने प्रस्तावना में कुछ बात रखी है, वही हमारा आज का पहला प्रश्न भी है। इस प्रश्न का उत्तर आप देते जाइए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम 1947 के बाद की कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम 130 वर्ष पुरानी 1885 से जिस तरीके के पाप हुए हैं 1919 तक हम आ चुके हैं। उसके बाद में क्या बदल आया, जरा उसकी बात करिए प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। स्वागत दीदी जी। देखिए, ये जो विषय है ये पुरुषार्थ का विषय है। अंग्रेजों को जो करना था किया, नेहरू और कांग्रेस गांधी ने जो करना था किया। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसको लेके विलाप करते रहेंगे या उसको समझकर उसको अंडू कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे और वैसा सुंदर जो हमारे पूर्वजों के प्रताप का भारत था नहीं है बहुलांश में पुनः देदीप्यमान हो, इसके लिए ये प्रबुद्ध सदस्य मुझे चाहिए। और प्रबुद्ध सदस्य केवल इसीलिए मैंने इसका नाम इनको सुझाया था प्रबुद्ध। ये मामला 1100 रुपए का नहीं है। इन प्रबुद्ध सदस्यों को मैं छांटना चाहती हूँ, जिससे इनकी मैं ट्रेनिंग कर सकूं। जो अनेकानेक विषय जम्मू टॉप पर आए हैं, उनमें से जो विषय वो चुने, 10 का ग्रुप, 20 का ग्रुप, तो उस ग्रुप को उस विषय में ट्रेनिंग दूं। ओरिएंटेशन कोर्स कहते हैं, एक 10 घंटे का, कोई 15 घंटे का, जैसा विषय है, या 5 घंटे का। मैं और मिश्र जी उनको ट्रेन करें पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए, जिसकी जहां अभिरुचि हो। तो ये प्रबुद्ध जो सदस्य के लिए मैंने कहा है, ये वो लोग आए जिनको लिखने में, पढ़ने में, सोचने में, बोलने में, विचार को फैलाने में गहरी रुचि हो। ये 2500 लोग अगर छट जाए तो 10-12 विषय पर मैं 2023 के अंदर मैं और मिश्र जी उनकी स्पेशल ट्रेनिंग ऑनलाइन जम्बू टॉक के मार्फत करेंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पर। तो जहां तक मुझे ध्यान है, जो पहला हुआ ये आज दूसरा है। इसमें 1919 तक मैं आई थी, जलियांवाला बाग तक आई थी, गांधी जी के इंट्रेंस तक आई थी, और किस प्रकार भारत में मुसलमानों की हैसियत जो नहीं के बराबर थी, और 1905 के बंग भंग और 1911 में बंग भंग के समाप्त करने, अंग्रेजों को हिंदुओं के भय से अपनी राजधानी कलकत्ता कब से है? कम से कम 1765 से। अंग्रेजों के अनुसार और उनके चेलों के अनुसार इनको 1911 में निर्णय करना पड़ा कि हम भाग के दिल्ली जाएंगे। इस बिना हैसियत वाले मुसलमानों को, मुसलमान नहीं, मोमिन, मोमिन नहीं, मुनाफिकों को दंगा फसाद अनरेस्ट करने का लीडरशिप भी नहीं था। ये लीडरशिप प्रोवाइड किया, करवाया अंग्रेजों ने, लेकिन प्रोवाइड किया गांधी ने। खलीफा के खिलाफ, खलीफा समाप्त करने के खिलाफ, खलीफा के रेस्टोरेशन के लिए जो खलीफात मूवमेंट था, उसको एक शब्द के ट्विस्ट से खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों के विरोध का मूवमेंट प्रचारित किया। और जिस प्रकार अन्ना हजारे ने केजरीवाल को सेंटर स्टेज में ला दिया, संघ की बैकिंग थी, स्वामी रामदेव जी की बैकिंग थी अन्ना हजारे में, उसका जो परिणाम हुआ हम लोग देख रहे हैं। इससे भयंकर परिणाम हुआ, मुसलमानों को सेंटर स्टेज में ला के रखा गांधी के नेतृत्व में। जी। इसके पहले जरा जरा सी जगह पे नन्हा नन्हा दंगा फसाद कर पा रहे थे। और ये जो मुस्लिम मुनाफिक लीडरशिप थी, जो प्रबुद्ध सदस्यों का जो मैंने आवाहन किया है, तो इसी कारण से ये बारीकियां मैं सिखा सकती हूँ चैनल पर, ऑनलाइन या और कोई मार्फत, जैसे भी होगा, प्रत्यक्ष।
तो सदा इनको मुनाफिक कहना है। तो इन मुनाफिकों को उत्पात के एजेंट के रूप में एक रिलीजन का आवरण देते हुए सेंटर स्टेज में स्थापित किया। किसने? 1919 वाली कांग्रेस ने, गांधी के लीडरशिप वाली कांग्रेस ने। श्री अरविंद ने नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने नहीं, श्री तिलक ने नहीं, और ऐसे हजारों देशभक्त नाम है जिन्होंने अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस को देशभक्ति का प्लेटफॉर्म बना दिया था। उससे छीन कर अंग्रेजों के हाथ में हिंदुओं को कमजोर करने, हिंदुओं के बदनाम करने, हिंदुओं का जीवन, हिंदुओं की संपत्ति और हिंदुओं की आन बान शान, स्त्रियों को, बच्चों को, ब्राह्मणों को, मठों को, देवालयों को, तीर्थों को अपवित्र करने का एक बड़ा एजेंट तैयार किया, मुनाफिकों। और ये पूरी तरह डिसहार्टेंड है। उस पर कभी आप चलाएंगे तो 2-3 सीरीज की, जो 1905 या 6 में जब मुस्लिम लीग बनी है, तो जी बनते समय और बनने के बाद तक इसमें कौन लोग हैं और वो कितने हताश और निराश, जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं है। तो अब 1919 से 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होना, और 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म होना, और 1919 से 1939 ये 20 साल का जो समय है, ये यूरोप में इंटर वॉर पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में ब्रिटेन हताश है, निराश है। इस पर यूएसए का प्रचंड दबाव है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, और इस दबाव को हवाई करने का काम करते हैं गांधी, नेहरू एंड कंपनी। मैं तो 2 ही नाम ले पा रही हूँ, पूरे ग्रुप का नाम, पूरा रोल ये मिश्र जी जैसे लोग जो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं वो लोग बता पाएंगे। मेरा तो मूल काम ये बताना है कि सदा राज्य सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए जिनको पता है देश क्या है, राष्ट्र क्या है, राजधर्म क्या है। आप उनसे असंतुष्ट होके पापियों को, दुष्टों को, अनपढ़ों को, पवनों को राज सत्ता यदि सौंपते हैं तो आप पाप के भागी होते हैं। मेरे दिमाग में 2024 का ये चुनाव है। अब जी तो अब अलग अलग घटनाक्रम ले रहे हैं। 1939 से 1945 6 साल जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, इसमें एक जबरदस्त घटना हो रही है। सुभाष बाबू का मिलिट्री कमांडर के रूप में उदय। वो तो सुनने वालों को पता ही होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रथम अध्यक्ष चुने गए। गांधी के सारे विरोध, अंग्रेजों के सारे विरोध के बावजूद दोबारा चुने गए। बीमार होने के बावजूद, स्ट्रेचर पर लेटे होने के बावजूद गांधी जी ने वो सीता भी पट्टा रमैया वाला जो मामला खड़ा किया कि इनकी हार मेरी निजी हार है। जी वर्किंग कमेटी का नॉन कोऑपरेशन कराया, उसको रेजिग्नेशन दिया, सुभाष बाबू को काम करना मुश्किल कर दिया। सुभाष बाबू चाहते तो अध्यक्ष के रूप में नई कार्यकारिणी का गठन करके इन सबों को एक झटके में बाहर कर देते, लेकिन बड़े लोग कैसे होते हैं इसका प्रमाण है। और मेरी दृष्टि में, मेरी अल्प बुद्धि, महान श्रद्धा के बावजूद मेरी अल्प दृष्टि में उनको बाहर कर देना, इन कांटों को उखाड़ देना चाहिए। लेकिन मेरी अल्प बुद्धि है, मेरी समझ बहुत कम है इन मामलों। तो कांग्रेस से बाहर जाने के बाद, अंग्रेजों के द्वारा नजरबंद करने के बाद, सुभाष बाबू जो देश से निकलते हैं, तो गांधी नेहरू लीडरशिप वाला कांग्रेस थर 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 का। और वो जो यात्रा है वो इतनी रोमांचक है। एक फिल्म बनी है सुभाष बाबू पर, मैंने देखी थी, डिटेल जी नहीं याद है, उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, टीवी सीरियल बनने चाहिए। ये अब पहुंचते हैं रूस। सोवियत रूस नहीं मदद करता, दुनिया भर का,
और जो मूल काम होता है, जर्मनी पहुंचते हैं, जापान पहुंचते हैं, जो पहुंचते हैं शत्रु ब्रिटेन इस वक्त जर्मनी के दबाव में कमजोर है। इस कमजोरी के वक्त इससे सत्ता छीनी जा सकती है, सत्ता दी नहीं जाती है, छीनी जाती है। उसका संहार करके अंत में सुभाष बाबू पहुंचते हैं जापान, जहां पर रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर रखी थी और वो एक बड़ी शक्ति बन गई। जर्मनी की सहायता लगती है, सोवियत रूस की प्रत्यक्ष सहायता लगती है, जापान की सहायता लगती है, और किसकी किसकी सहायता लगती है मेरे अध्ययन का विषय नहीं है। वो मार्च 1942 में तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में इंडियन एक सम्मेलन होता है जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है, और जो संकल्प होता है वो क्या होता है, भारत पर अन्यायी और आतताई ब्रिटिश हस्तक्षेप को समाप्त करना। ब्रिटिश जी राज नहीं, भारत पर अंग्रेजों का राज है, भारत अंग्रेजों का गुलाम है, ये नहीं। ये मैं अपने एक लेख से पढ़ रही हूँ, डाटा ले रही हूँ। ये योग संदेश में जुलाई 2013 में छपा था। 2 जुलाई को स्वाधीन भारत सरकार स्थापना दिवस मनाया जाए। बाद में एक सम्मेलन और होता है बैंकॉक में, और उसके बाद 13 जून 1943 को, ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस का पाप नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उद्घोषणा की, भारतीय महादेश यानी उपमहाद्वीप यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पांचों स्थान, सिक्योंग, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, इन सब से बाहरी और अजनबी हथियार बंद गिरोहों के झुंड यानी उपनिवेशवादी अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की घोषणा। अब कांग्रेस का पाप, सुभाष बाबू अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर कह रहे हैं ये इलीगल ब्रिटिश इंटरवेंशन इन इंडियन पॉलिटी should be thrown out and they should be forced to compensate the damage। और ये अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया किसने है, उन्हीं यूरोपीय शक्तियों ने। तो उनको उनके आधार पर गले से पकड़ के टांग। जी अगर गांधी नेहरू नहीं होते तो जैसे न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ युद्ध बंदियों के अपराधों पर, उसी प्रकार इंग्लैंड वालों का ट्रायल होता भारत में विभिन्न प्रकार के अन्याय, दुष्टता, अत्याचार और नरसंहार के लिए। जी इसको रोकने के लिए गांधी, नेहरू एंड कंपनी, तो ध्यान दीजिए, ब्रिटिश राज देशभक्त लोग ना कहें, सुभाष बाबू की भाषा हम कहें, भारतीय महादेश, विराट भारत का ये 1943 तक नेताजी जापान में जो एक्सिस पावर है जिसको थामने के लिए 1943 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन का तेहरान में कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि जर्मनी को हराने के बाद तीनों मिलकर जापान को हराए। यानी जापान की हैसियत जर्मनी से एशिया के लिए इतनी ज्यादा है और दुनिया के लिए इतनी ज्यादा है, बढ़कर है। वहां पर सुभाष बाबू डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, बाहरी और अजनबी व्यक्तियों को, स्ट्रेंजर्स एंड आउटसाइडर्स, ये लीगल भाषा है। गांधी और नेहरू तो दोनों वकील है ना,
वो लीगल भाषा का प्रयोग नहीं करते। वो क्या कह रहे हैं कि जी अंग्रेज रह जाए। कहाँ कह रहे हैं? हिंद स्वराज में गांधी। और ये एडविना को लेके घूम रहा है माउंट बेटन। अपनी लुगाई कोई चारा बना के फेंक रखा है, और ये मछली है। नेहरू कौन? जो कांग्रेस का सबसे रिजेक्टेड चीज है। ये मछली सरदार पटेल का चारा नहीं बन सकती है, सुभाष बाबू का चारा नहीं बन सकती है, पुरुषोत्तम दास टंडन का चारा नहीं बन सकती है, राजा जी का चारा नहीं बन सकती है। जिसका चारा बनती है उसको लंपट कहा जाता है। आपके चैनल पर मेरा एक भाषण है, गांधी स्वैराचारी और भाजपा। जी। नेहरू के लंपटता पर, स्वैराचार पर नहीं टॉप दूंगी। तो ये क्या कहते हैं? 1947 के बाद माउंट बेटन गांधी का भारत का वायसराय है। नेहरू ये भी कहते हैं कि 1947 के बाद भारतीय फौजों का जो चीफ है, जो जनरल है, वो कोई ब्रिटिशर रहेगा। तब एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी ने खड़े होके कहा, प्रधानमंत्री भी ब्रिटिशर रहेगा। नेहरू को प्रधानमंत्री रहने की क्या जरूरत है? नेहरू का तर्क क्या था कि हमको अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा तुमको भी अनुभव नहीं है प्रधानमंत्री बने रहने का। और इस आधार पर जनरल करियप्पा को दिया गया। बाद में राजगोपालचारी आए थे माउंट बेटन की जगह। तो अब इस 13 जून के बाद 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में स्वाधीन भारत की घोषणा की गई। इस घोषणा को अब मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट। इस घोषणा को रेटिफिकेशन दिया, मान्यता दिया किसने किसने? सोवियत संघ। सोवियत संघ कौन है 43 में? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका का एलाई है। यानी इसके समर्थन देने का मतलब है इंग्लैंड को मानना पड़ेगा। इन डिटेल को हम लोग नहीं समझते। जी जी। तो स्वाधीन भारत सरकार की घोषणा दी सोवियत संघ ने, जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने, फ्रांस ने, आयरलैंड ने, म्यांमार ने, थाईलैंड ने, कुल मिला के 12 देशों ने इसे मान्यता दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोवियत संघ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई इन 1943। 1943 में स्टालिन सारे टर्म डिक्टेट कर रहा है तेहरान वाली समिट में, और जो रूस वाली समिट हुई। रूजवेल्ट चर्चिल की सुनते नहीं है, केवल स्टालिन, और स्टालिन तय करता है, और स्टालिन मान्यता देता है स्वाधीन भारत को। शायद पिछले 100-200 साल में ये अकेली घटना है जिसमें 43 की जगह 47 को स्वाधीनता दिवस को। ये तो पापपूर्ण ट्रांसफर ऑफ पावर का दिन है स्वाधीनता दिवस। वैसे तो स्वाधीनता दिवस शब्द से ही मुझे परहेज है, लेकिन फिर भी ये कौन सा है? तो ये वाली तिथि। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात तो ये है कांग्रेस का भयंकर महापाप। स्वयं को केंद्रीय सत्ता में रखने के लिए 40 इसका बहुत डिटेल है कि अंडमान निकोबार में कहाँ है झंडा है, अपना डाक टिकट है, अपना सिक्का है, अपना नोट है, उस पर वो बाघ का या सिंह का एम्ब्लेम है। सब पूरी पैराफेरनेलिया तैयार किया गया, और सबको हटाकर हम लोगों का, हम देशभक्त भारतीयों का, हम वीर हिंदुओं का मांग है मोदी सरकार से 2024 के बाद इस तथ्य को
संवैधानिक ढंग से भारत के गवर्नेंस में, भारत के पॉलिटी में, भारत के इतिहास में स्थापित किया जाए। यस, तो ये है दूसरा पाप। तीसरा पाप, सुभाष बाबू जो इंडियन नेशनल आर्मी लेके चल रहे हैं जापान से, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिलिट्री हिस्ट्री में जो उसको बैटल्स, स्ट्रेटेजी, क्या क्या टेक्निकल नाम है, जो दर्ज किया जाता है, उसमें अनेकानेक महत्वपूर्ण जो दर्ज है वो है इंडियन नेशनल आर्मी के अचीवमेंट्स, इसकी वीरता, इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी रणनीति, इसकी प्रगति, इसका ऐसे बढ़ते जाना, भारतीयों का इसमें इस आर्मी को बनाने में सहयोग, ध्यान, दुनिया भर की चीजें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिलिट्री हिस्ट्री में दर्ज है। और नेहरू ने इनमें से एक भी वीर को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र कोई नहीं दिया। इन वीरों को भारत की आर्मी में जगह नहीं दिया। किनको जगह दिया? जो मजबूरी में या जिस कारण से अंग्रेजों के मातहती में लड़ रहे थे। दिल्ली में वो विजय कीर्ति स्तंभ है, वहां पर इन वीरों का नाम नहीं दर्ज है। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूंगी ये कमेंट बॉक्स में आवे अच्छी तरह से, कि इन वीरों को, सुभाष बाबू का तो बहुत बड़ा आ ही गया, इन वीरों को जो भी तरीका है संवैधानिक तरीके से, यानी विधि पूर्वक इनको स्थापित किया। अब जब उधर से इंडियन नेशनल कांग्रेस चलने, इंडियन नेशनल आर्मी जब चलने लगी है, तो उसकी सफलता से ब्रिटिश सरकार इतना घबराती है कि गांधी जी को 9 अगस्त को भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा देना पड़ता है। और नारा देते ही 9 अगस्त की रात को आपसी अंडरस्टैंडिंग के तहत सभी नेताओं को जेल में रख दिया। केवल नारा दो, करो मत, लेकिन इस नारे को भी कम्युनिस्टों ने उठा लिया और देशभक्तों ने उठा लिया, और भारत में जो व्यापक मारकाट मची, और उस मारकाट के फलस्वरूप जो भारतीय समाज का दमन हुआ अंग्रेजों के द्वारा, तो 47 तक एक भी मूवमेंट खड़ा नहीं है। ये बात लोगों के ध्यान में नहीं है। 42 का नारा देते हैं, और इसकी एक पूरी कथा है। इस 9 अगस्त के पहले मुझसे आप गांधी वांग्मय के आधार पर रिकॉर्ड करा लीजिएगा। 2 साल पहले अपने लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, इंटरनेट के कारण नहीं हो पाया था। जी 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 जी, सही कह रहे हैं। पहले ही आप रिकॉर्ड करवा लीजिएगा और 9 अगस्त को रिले कीजिएगा ये मामला और क्या। ठीक है। तब नेहरू क्या कहता है कि मैं तलवार लेकर जाऊंगा और सुभाष बाबू से लड़ूंगा। अब इस पर मेरी भाषा अभद्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन वस्तुतः नेहरू को अगर सामने सुभाष बाबू छोड़ो उनका कोई प्यादा दिख जाता, तो बाघ देखकर लोगों की जो स्थिति होती है वही स्थिति नेहरू की होती है। और इस पर कोई मीम बन के इस पर चल रहा होता है जी। तो 47 के पहले नेहरू का ये भयंकर पाप, गांधी का ये भयंकर पाप, कांग्रेस का ये भयंकर देशद्रोह, नंबर आप डालते जाए। जी जी। अब चौथा पांचवा कोई भी नंबर बीच में कहीं छूटेगा, याद आएगा तो बाद में लाऊंगी। अंग्रेजों ने जिनसे सत्ता ली थी, जिन राजाओं से, ट्रांसफर ऑफ पावर तो उनको होना था ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। 1857 के बाद तो कोई सत्ता ली ही नहीं गई।
विक्टोरिया का डिक्लेरेशन भी है कि जो जहां है जैसे रहेगा, हम किसी से नहीं लेंगे। और जिनसे 1757 से 1857 के बीच ली गई, उनके सारे वंशज 1947 में उपस्थित है। ब्रिटिशर्स की संधि के तहत वो राज्य वंश पूरी तरह मान्य है, उपस्थित है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर किसको होना था? उनको होना था। ध्यान दे रहे हैं। और जो शेष भारत है, ये 565 राजघराने नहीं, अफगानिस्तान वाला, नेपाल वाला, बर्मा वाला, श्रीलंका वाला, पांचों स्थान वाला, सीकियोंग वाला, ये तो इस पर तो अंग्रेजों का कोई लेने देना नहीं था। जी, ये इस मूवमेंट पे मुझे एक दो चीजें आपसे मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे जान लूं कि दो बातें मुझे ध्यान में आती हैं। एक तो ये चीज जो आपने कहा कि हमारी जो 550 से अधिक रियासतें थीं, तो जिनका एकीकरण की बात आती है। अभी तक हम लोग हमारी चर्चा में दो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, दूसरे कार्यक्रम के आधे भाग में पहुंचे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र नहीं आया है, उनका जिक्र भी आना आना है। अभी उसके बारे में भी बात होगी कि वो उनका जितना बड़ा महिमा मंडन किया जाता है और जितनी हमारी बात होती है, एग्जैक्टली वही बात है, या फिर वो भी उस तरीके की बात है कि जिस तरीके से हम गांधी जी के बारे में आज बात कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी के बारे में नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं और गांधी के बारे में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जो रेफरेंसेस के साथ में जो बात कर रही है, इसमें दोनों में जो अंतर है, हम उतना अंतर नहीं देखते, लेकिन क्या थोड़ा अंतर सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी उस चरित्र में जो गढ़ा गया है, बढ़ाया गया है उसमें, और एक्चुअल में कहीं कुछ थोड़ा बहुत कुछ अंतर आता है देखने में। मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। एक बात कहता हूं, जी चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद में देखिए, मैं क्या हूँ? एक स्कॉलर हूँ, जिसका काम है पढ़ना और पढ़ के तथ्यों को बताना। नरेंद्र मोदी जी का क्या काम है? राज्य का संचालन और पुनश्च जम्बू द्वीप खड़ा करना। जी, उनका काम मेरी तरह किताब में बैठ के पढ़ना और बोलना नहीं है। तो जब आप एक्शन में हैं, तो शत्रु का तो बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है भाई, चोर को चौकीदार बना के बहुत बार बैठाया जाता है। चोरी बैठ जाएगा तो चोरी नहीं होगा। तो राजनीति अलग चीज है और एकेडमिक्स अलग चीज है। जी। मैं एकेडमिक धर्म का पालन कर रही हूँ। राजन, राज्य सत्ता, राज्य के पर्सोनल्स को तथ्यों से इन्फॉर्म कर रही हूँ। यस। प्रबुद्ध सदस्यों को, जो पढ़े लिखे बोले, उनको तैयार कर रही है। वो गांधी जी को सिर पे रखे कि गांधी जी को पैर पे रखे, काम होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा तो काम क्या है? तथ्य बताना। तो दोनों का धर्म और कर्तव्य भिन्न है। अभी सरदार पटेल ने अभी जो विषय चल रहा है उस पर मैं तो गांधी नेहरू एंड कंपनी में कहती हूँ। तो एंड कंपनी में बड़ी लंबी लिस्ट है। अभी सरदार पटेल का नाम मैं तो नहीं लूंगी, आपको भी मैं निवेदन करूंगी ना ले। कारण प्रयोजन क्या है? पुनश्च जम्बूद्वीप। एग्जैक्टली। उस प्रयोजन में क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, इसका विवेक रहे, यही सिखाना मेरा काम। ठीक बात है। ठीक है जी दीदी। तो अब कहाँ थी मैं? हाँ हाँ, याद आ गई। तो गांधी नेहरू को जो सेलेक्ट किया गया, वो इसलिए कि 1947 में इस इलीगल ट्रांसफर के लिए कांग्रेस का कोई और तैयार नहीं होता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राज्यों से सभी वोट या अधिकांश वोट, मुझे याद नहीं है, सरदार पटेल को मिले थे। नेहरू तो एब्सेंट थे। जी। नेहरू वॉज नॉट देयर, ही वॉज void ab initio। उसको क्यों लाया गया? वो इस देशद्रोह के पाप का सहर्ष करता था।
गांधी इस राष्ट्रद्रोह के पाप का नोवाखली के बाद जी सहर्ष या मजबूर करता था। मनुबेन वाला मामला, स्वराचार्य गांधी वाले में, जी जो नोआखाली में है, वो कौन एक डॉक्टर है निर्मल बोस, सारा मामला खुल गया, भांडा फूट गया, अखबारों में छप गया। वो गांधी बाबा, मुसलमानों की भीड़ लगी है तो कह रहे हैं मैं रसूल का हिजड़ा हूँ। अंग्रेजों ने गर्दन पकड़ा, लाओ नेहरू को, बदलवाओ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला, भूल जाओ ये सब। और ये डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, क्या है उनकी उपाधि जो हम्म कहना नहीं चाहते। जी ये करते हैं जो, ये रसूल के हिजड़े हैं। अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार जो यंग इंडिया में, हरिजन में छपा है, जो एग्जैक्टली अनेकानेक अखबारों में छपा है, गांधी रसूल का हिजड़ा। हिजड़ा स्वयं स्वमुख से कहा हुआ व्यक्ति भारत में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। तो ये आप चाहे तो इस पर टाइटल लगा दीजिएगा, रसूल जी का दीदी हिजड़ा। जरूरी है। और वो तिथि विथि सब मैंने उस भाषण में दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर कभी दे दूंगी। अभी मैं देहरादून में हूँ, मेरे पास सारी पुस्तकें नहीं है, वाङ्मय वगैरह, थोड़ा जी सा दीदी सामान है मेरे पास। तो 1947 के पहले इन दोनों की, अन्यथा माउंटबेटन भी ऐसा गया बीता तो नहीं है कि अपनी लुगाई को नेहरू के गोदी में दे देगा। वो नेहरू की गोदी में अपनी लुगाई दे रहा है, और ये एक लुगाई से पट जा रहा है। खुद बदसूरत, हम्म माउंटबेटन की लुगाई बदसूरत, लेकिन वो माउंटबेटन की लुगाई है। ये बड़ा अट्रैक्शन है किसके लिए? गांधी वाले जैसे किसी रसूल का हिजड़ा या किसी और का, पता नहीं। वो जब उन पर भाषण देंगे तो वो ठीक है स्वयं को जो कहते हैं वो बताएंगे। तो 1947 में जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, जी जो गोरों की लाइनें खींची गई हैं, वो भारत की जनता को पूछना तो दूर, बताया भी नहीं गया है। केवल एक घटना, पंडित मदन मोहन मालवीय विशेष चिकित्सा के लिए एकांत में थे, उनके पास कोई अखबार रेडियो कुछ नहीं था। एक दिन अचानक पपीते में एक अखबार में लिपटा हुआ उनके पास गया। उस अखबार में उन्होंने विभाजन की खबरें पढ़ी। तुरंत वो बाहर निकल आए। उस अधूरी चिकित्सा में जो उनकी मृत्यु का कारण बना, गांधी को फोन किया, क्या हो रहा है? उस तपस्वी ब्राह्मण को इस रसूल के हिजड़े ने झूठ बोला, विभाजन मेरी नाश कर। ये विभाजन का करता था, थे नहीं, करता जी था। और इसका एजेंट था जवाहरलाल नेहरू। भारत की जनता से नहीं पूछा गया। भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक प्रचंड सक्रिय संगठन थे, उनसे नहीं पूछा गया। भारत के राजाओं से नहीं पूछा गया, भारत के धर्माचार्यों से नहीं पूछा गया। पूछना तो दूर, उनको हवा तक नहीं दी। इस महापाप को दूर करने का काम भारत सरकार का है। जम्बू टॉक जैसे अनेक यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों का है। और जिन 2100 प्रबुद्ध, 2500 प्रबुद्ध सदस्यों को मैं मांग रही हूँ, इनका है।
हम 2500 प्रबुद्ध सदस्य एक साल के अंदर जम्बू टॉक और ऐसे अनेकानेक चैनलों पर जाकर हम इस मांग को तथ्यों के सहित इतना सिद्ध कर दें कि अंतरराष्ट्रीय जगत को इस इलीगलिटी को हटाने में मजबूर न होना पड़े, सहर्ष बिल्कुल करें। क्योंकि जो 21वीं सदी की जियो पॉलिटिक्स है, जिस पर शायद 12 भाषण मैंने अभी संपन्न किया है सप्तोलॉजी पर, और कई भाषण जम्बू टॉक पर दिया है, 7 बिल्कुल या 8 भाषण दिया है। 8 भाषा। ये बता रहा है कि 21वीं सदी में 1 साल 2 साल 3 साल में ये वापस हमको आना है। तो 5 स्थान और ये जो सीक्योंग है, ये 15 अगस्त 1947 के बाद अक्टूबर 1949 में जब माओ इलीगली टेक ओवर करता है सत्ता, उसके जी बाद नेहरू इसको हैंड ओवर करते हैं। तो वो कहानी हम 47 के बाद शुरू करेंगे, अभी हम 47 के पहले चल रहे हैं। दीदी, इसमें आप 47 के पहले चल रही हैं, चूंकि मैं आगे आप बढ़े उसके साथ साथ में, चूंकि ये रियासतों की बात जो आई थी 550 रियासतों की, मैं सरदार पटेल की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर करता हूं कि भारत जिस तरीके का भारत रहा है, स्वाभाविक राष्ट्र भारत की जिस तरीके से हम लगातार बात करते रहे हैं, उसमें भारत में कितने सारे जनपद महाजनपद ये सब रहे, अलग अलग अपने अपने राजा रहे, और उन्होंने सब लोगों ने अपनी अपनी सत्ता चलाई, लेकिन वो धर्म सत्ता रही, और वो धर्म सत्ता बहुत बढ़िया तरीके से हजारों वर्षों तक कायम रही, जिसने भारत के धर्म ध्वजा को हमेशा ऊपर उठाया और लगातार आगे बढ़ते चले गए, जिसके कारण से भारत की जीडीपी आपके ही द्वारा बताया गया है, कई बार बताया गया है, एंगस मेडिसन की पुस्तक में जिस तरीके से है कि 17वीं शताब्दी तक भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी का 1/3 से ज्यादा। हाँ, अगर हम पूरा पूरा मिलाते हैं पांचों स्थान को, जो तिब्बत को, सिंक्योंग को, तो 2/3 बनता है, और केवल आज के भारत की बात करें, छोटे भारत की आज के भारत की बात करें तो 1/3 बनता है। तो ऐसे में क्या भारत का जिस तरीके से एक, क्योंकि एक कार्यक्रम हमारे पास में वो भी रिकॉर्ड है आपका, जिसमें आपने संविधान की बात की थी कि क्यों सत्य से कोसों दूर है भारत का संविधान, बहुत विशेष कार्यक्रम है, इसका भी लिंक मैं आई बटन में भी देता हूं, 42 मिनट कार्यक्रम को हुए इसी समय आई बटन में देता हूं, और इसके बाद में भी आपको मिलेगा, क्यों सत्य से दूर कोसों दूर है भारत का संविधान। ऐसे में क्या ये एकीकरण जिस तरीके से हुआ, भारत जिस तरीके से बना, ये बनाया गया, ये किस षड्यंत्र की रूपरेखा के तौर पे हमें नजर आता है, और क्या इसमें किस तरीके का परिवर्तन भी आपको आगे होता हुआ दिखाई देगा, आगे की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये षड्यंत्र एकीकरण करना, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? इस विषय पर मेरा अध्ययन नहीं है, जी दीदी। तो बिना अध्ययन के मैं बोल नहीं पाती हूँ। जिसको ठीक। मैंने ठीक से पढ़ा होता है वही बोलती हूँ। और जी इस दीदी। विषय के बहुत बड़े जानकार आपके पास रामेश्वर मिश्र जी हैं, उनसे ठीक है। पूछिए, उनको सब ऐसे ही है। तो विराट भारत को संकुचित करना, पाकिस्तान बांग्लादेश खड़ा करना मायने युद्ध की तैयारी करना। 48 में युद्ध होता है, 62 में युद्ध होता है, फिर आपका 65 में युद्ध होता है, 71 में युद्ध होता है, फिर कारगिल वाला युद्ध होता है, अभी डोकलाम वगैरह में। तो तुम बड़े अहिंसावादी हो ना, गांधी और गांधी का चेला नेहरू और गांधी का चेला कांग्रेस। तो 47 से आज तक कितना भीषण पैसा मिलिट्री प्रिपरेशन में गया, जो देश की जनता के बहुत सारे कामों पर खर्च हो सकता था। ये क्यों गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश और तिब्बत। अगर ये तीनों होता ही नहीं तो बिल्कुल। भारत पर आक्रमण करने कौन आता भाई? जी, बड़ी बात। कहां से आता भाई? तो भारत को युद्धों के बोझ में लाद देने का महापाप किसने किया? गांधी, नेहरू एंड कंपनी एंड कांग्रेस। कौन सी कांग्रेस? पंडित मदन मोहन मालवीय वाली नहीं, तिलक वाली नहीं, श्रद्धानंदी वाली नहीं, डॉक्टर हेडगेवार वाली भी नहीं, सुभाष बाबू वाली भी नहीं,
समझ में आ रहा है ना? कौन सी जी कांग्रेस? गांधी नेहरू एंड कंपनी, कब्जा जिसने कर लिया है। तो भारत को अब और 3-4 चीज बताने में जा भारत आज का समय, आज मैं 1947 के बाद नहीं जाऊंगी, अभी 1947 के बिल्कुल पहले बिल्कुल, रहती पहले हूँ। पहले रखते हैं, पहले रखते सेकेंड हैं। वर्ल्ड वॉर में यदि भारतीय सेना नहीं गई होती, 25 लाख सेना, तो इंग्लैंड का क्या होता? जर्मनी चटनी पीस देता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिकों की भर्ती किसने करवाई? हम्म, कांग्रेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसने करवाई? अहिंसा के पुजारी गांधी। मारो नहीं, काटो नहीं, मच्छर नहीं मारो, मक्खी नहीं मारो। 15 लाख सेना। और दूसरी लड़ाई में गांधी कह रहे हैं मैं सेना नहीं भेजूंगा। तो 25 लाख सेना भर्ती हो रही है कांग्रेस के कारण। अब 47 के पहले कांग्रेस का, गांधी नेहरू का महापा, जी जब जापान और सुभाष बाबू इधर से बढ़ आ रहे हैं पूरब की तरफ से, सिंगापुर बर्मा की तरफ से, तब घबरा कर अंग्रेजों ने उसको क्या कहते हैं, स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, यानी पूरब के इलाके, मोटा मोटी कहिए आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले इलाके में धरती को जलाकर खाक कर दो, जिससे कि ब्रिटिश जापानीज आर्मी को कुछ ना मिले। यानी जापानीज आर्मी और सुभाष बाबू की आर्मी बंगाल बिहार तक आना सुनिश्चित है। जी किसको लग रहा है? ब्रिटिशर्स को, अमेरिकन को, रशियंस को। तब जो अनाज उग गया है इस इलाके में, इस अनाज की खरीदारी करवा रहे हैं व्यापारियों के द्वारा, और व्यापारियों में भी मुसलमानों के द्वारा। अमानतुल्लाह या इसी तरह का कोई नाम है बंगाल के फूड मिनिस्टर का, बड़ा बड़ा उसका कहानी है। एक पुस्तक है, लेखिका का नाम नहीं आ रहा है, चर्चिल के पेपर्स का पर कुछ करके, हम कहीं उस पुस्तक को आपके चैनल पर दिखाए भी हैं, मुझे याद आ रहा है। जी उसमें इसके जो डिटेल दिए हैं, तो फेमीन आ रहा है, और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अकाल का मतलब होता है बुरा काल। फेमाइन जिसको भूखमरी कहते हैं, ये भारतीय चित्त नहीं समझ सकता है। लाशों से कलकत्ता पट गया, लेकिन रिकॉर्ड है ब्रिटिशर्स का, एक भी मरता हुआ व्यक्ति भी चोरी नहीं करता है। यस एक मरता हुआ व्यक्ति भी किसी से रोटी छीनता नहीं है। कैनिबॉलिज्म यानी मनुष्य के मांस का भक्षण, नर मांस भक्षण की एक घटना नहीं होती है। और 49 से ये कल्चरल रेवोल्यूशन कब तक चलता है? चीन में साधारण आदमी नरभक्षी है ये नहीं है। वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो फीस्टिंग करती है। तुम सिर वाला हिस्सा खाओगे, बच्चों को काटते हैं। तुम हृदय वाला हिस्सा खाओगे, तुम पसली खाओगे। ये पूरे के पूरे मामले, जिनको नहीं विश्वास है, मैं पेज नंबर, पुस्तक मेरे पास है, ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म का, अगले भाषण में मैं पेज नंबर बता दूं। तो जी अभी 15 मिनट समय है। तो सुभाष बाबू तक जब खबर छपता है ये फेमाइन का, तो सुभाष बाबू सिंगापुर से चावल के भरे हुए जहाज भेजते हैं। गांधी नेहरू एंड कंपनी का कांग्रेस उन जहाजों को कलकत्ता के पोर्ट पर लैंड नहीं होने देता है। भारत में जो ब्रिटेन का वॉइस रॉय बैठा है, वो उस चावल को लेने के लिए तैयार है। गांधी नेहरू नहीं लेने देते हैं। सुभाष बाबू जो सोना चांदी भिजवाते हैं,
कि भारत के दूसरे हिस्से से चावल खरीद के बंगाल भेजा जाए। गांधी, नेहरू एंड कंपनी की कांग्रेस नहीं होने देती है। हम 47 के पहले के पाप गिना रहे हैं। जी 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 47 के पहले का पाप और भी कहिए, मेरे गुस्सा आ रहा है। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, जरा मन मैं तो शांत अभी करिए। यहाँ पर एक इस मौके पर एक छोटा सा ये जो ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म की आपने बात की, तो उसका चित्र जो है हमारे दर्शकों के साथ में साझा कर रहा हूँ। इट्स कवर पेज, ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। हमारे दर्शक देख रहे होंगे और अगले कार्यक्रम में दीदी उसका जो है वो पेज नंबर भी पेज बताने नंबर वाली है, और हम बताएंगे। इसी समय हम चर्चा करेंगे इस बुक के बारे में भी, इस बुक में क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज कम्युनिज्म ये इतना आसान से खत्म नहीं हुआ है जितना हम सोच रहे हैं। ये आज भी बरकरार है, और इसके बारे में हमें बहुत चर्चा करनी चाहिए। और हम आगे एक और एपिसोड भी करने वाले हैं, 2 एपिसोड मुझे आपकी चर्चाओं के साथ में ध्यान आए दीदी, कि हम लोग जो स्वैराचारी अब गांधी और भाजपा किया था। जी मुझे याद आ गया, जरा सा भी बता रही हूँ एक जी ठीक चीज, है, तो आप पहले यही बोलिए। याद आ गया। जी 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 ये जो सुहरावर्दी ने करो या मरो वाला जो मामला कहा था, पहले दिन मुसलमानों ने हम्म, अचानक कलकत्ता के हिंदुओं पर और बंगाल के हिंदुओं पर हमला बोला, और अगले ही दिन हिंदुओं ने जवाब दिया। मुझे ये तथ्य बताया है पंडित विद्या निवास मिश्र जी ने, जी जिनको पद्मश्री पद्म विभूषण कांग्रेस केंद्र की सरकार ने दिया था, हम्म, कि अगले ही दिन बड़ा बाजार के, बाकी डिटेल नहीं बोल रही हूँ उचित है या नहीं, जी एक वर्ग को तैयार कर दिया। और बड़ा बाजार में इतना मोटा खून का खून जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, और मुसलमान थर्रा के भाग गए। तब गांधी जी को बुलाया गया बंगाल। तो 1919 से 1947 तक, वहां पर हम गोपाल पाठा की बात भी कर सकते हैं। हाँ, गोपाल पाठक का मुझे डिटेल नहीं पता है, आप जी जो जानकार है वो बताए। नाम मैंने पढ़ा है कि अकेले गोपाल पाठक के नाम से घबराते थे वो लोग। अभी तो हम कांग्रेस वाले पर हैं, जी उन पर जी जी अलग कोई टॉक करवाइए किसी जानकार व्यक्ति ठीक से। बात, ठीक ये बात है। लोग हरदम बता देते हैं कि साहब हिंदू मारे गए, और फिर बिहार में जब हिंदुओं ने जवाब दिया है, तब फिर गांधी जी एंट्री करते हैं। तो गांधी जी सिंगल फैक्टर है हिंदुओं के नरसंहार के। ये ध्यान देने की बात है। और कांग्रेस इनके पीछे खड़ी है। बीच बीच में ये भी कह देते हैं कि गांधी बाबा, कि कोई पूछता है कि जी हमारे जमीन पर मस्जिद बना लिया, तो बोले ये कौन सा बड़ा प्रश्न है, मस्जिद को तोड़ दो। ये भी पूरा हम्म, मैंने एक आपके यहाँ भाषण दिया है, गांधी जी से मुसलमान नाराज क्यों रहते हैं, उसमें ये बिल्कुल आपने सारे दिया। तथ्य बहुत विस्तार से दिए। हम्म, लेकिन हिंदुओं के नरसंहार में, यानी हिंदुओं को साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से भयभीत, आशंकित, घबराया हुआ करवाने में कांग्रेस की और गांधी जी की केंद्रीय भूमिका है। 47 तक कोई खास नहीं हो पाया, पार्टीशन में। अच्छा, दूसरा, कितने पाप बताए भाई। 47 में पार्टीशन होगा, इसका निर्णय माउंटबेटन, गांधी, नेहरू और जो 5-7 लोग हैं उन लोगों ने ले लिया। लेकिन ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है, या जिसको हम पश्चिमी पंजाब सिंध कहेंगे, जी ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल नहीं है। हम्म, इस हिंदू बहुल क्षेत्र से हिंदुओं को इज्जत से सेना के द्वारा निकाल लाया जाए, या वहां भी जो फौज है उसका कमांडर ब्रिटिशर है, हम्म, पाकिस्तान वाले का। तो वहां पर हिंदुओं को मिलिट्री सुरक्षा दे, ये नहीं हुआ। इस गांधी नेहरू ने आखिरी दम तक हिंदुओं को कटवाया। जो पश्चिमी पाकिस्तान नहीं,
पश्चिमी पंजाब से जो हिंदू और सिख आए, उनको मस्जिदों में ठिठुरती ठंड की रात में ठहरने नहीं दिया। जिन स्त्रियों का बलात्कार हुआ, तो उस पर इस गांधी ने थ्योरी प्रोपाउंड किया। अब संख्या पाप की आप लोग गिनती जाइए कि भाई जीव काट के मर जाते हैं। उस पापी को काट दो तुरंत, जी ये बोलने वाला गांधी नहीं है। क्योंकि गांधी का बस चलता तो इसमें 10-20 उसको चाहिए थी, नेहरू का बस चलता तो उसको 10-20 चाहिए थी। इस गांधी के फॉलोअर जो सर्व सेवा संघ वाले गांधीवादी बने, विनोबा भावे ने जो बनवाया, उसमें सैकड़ों की यही कथा है। जी साहचर्य के प्रयोग, सहजीवन के प्रयोग। तो इन लंपटों ने, अब मैं खत्म कर रही हूँ, समय हो जी गया जी है, 53 जी मिनट। अब ये पापों की संख्या आप डाल लीजिएगा, 47 के पहले के पाप। और एक पाप जिस पर हम चर्चा करेंगे, संविधान वाली, बिल्कुल। जिस पर एक पूरा का पूरा भाषण है मेरा आपके चैनल पर। क्या उसका नाम है, बता दीजिए। क्यों ठीक सत्य है। से कोसों दूर है भारत का संविधान। और एक वो वाला भाषण का भी लिंक दे दीजिएगा, हम्म, गांधी जी से मुसलमान नाराज क्यों है। एग्जैक्टली, मैं उसका उनका भी जो लिंक देंगे। फर्जीवाड़ा है गांधी जी का, वो उस जी भाषण में उभर के आता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरा पूरा हुआ। आपने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी बातें दीदी, बहुत स्पष्ट तरीके से कह दी हैं। और आज के भाषण में जो एक केंद्रीय बात निकल के सामने आई है कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इसमें केंद्रीय भूमिका किसकी थी। और मैं तो यहाँ पर कहता हूँ, जिसे आपने हिंजड़ा कहा, उसकी तस्वीर आज तक भारत मैंने के नहीं कहा, हाँ मैंने नहीं कहा, वही बात कर, गांधी जैसे ने जैसे आपने स्वयं को हाँ एक पब्लिक मीटिंग में, जिसमें जी मुसलमानों की सभा थी, हाँ स्वयं को रसूल मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब का हिंजड़ा हिजड़ा कहा। ये जी इट इज अनेक अखबारों में छपा। और इस कांड का पूरा उपयोग किया अंग्रेजों ने। ये आपने बताया है, ये आपने बताया है जो वहां पर कहा गया है। और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने इसको बहुत स्ट्रांगली बताया है। बताता कोई नहीं है। आजकल बड़े मीम्स बनते हैं कि बुलाने का वो बुलाएंगे लेकिन जाने का नहीं। कोई बताता भी नहीं है, और बताता नहीं है तो हमें मालूम नहीं चलेगा। और हम बड़े यही गीत गाएंगे कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल साबरमती के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे मकान जो है ना, वो ढहा दिए गए हैं। बहुत शीघ्र आपको ये नोटों वाला व्यक्ति भी ढहाया हुआ नजर आएगा। अमृत काल में ही ये सब कुछ होना है, इसलिए इनकी तहें हमें खोलनी आवश्यक है। और इसके लिए ही हमें ऐसे लोगों की एक बड़ी टीम की आवश्यकता है, जिसको हम चुनेंगे, जिसके माध्यम से जम्बू टॉक्स काम करेगा, जिसका नाम हमने प्रबुद्ध सदस्य दिया है। मेरा फिर आपसे निवेदन है, 25,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, 2500 प्रबुद्ध सदस्य हमें चाहिए। आप उसमें सहभागी हुए हैं ऐसा पक्का करिएगा, हमें लिखिएगा, हमें फोन करिएगा, हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से एक और कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते हैं, कांग्रेस के 100 पाप, नेहरू गांधी का राष्ट्रद्रोह। और ये सिलसिला लगातार चलेगा, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा है और तहें खोलनी हमें आती है। थैंक यू, आज बहुत 18 धन्यवाद। तारीख हो गई है जी दीदी। और 30 का महीना है। 12 दिन में 250 प्रबुद्ध सदस्य मुझे चाहिए। उनकी लिस्ट पूरी मुझे भेजिए। मेरे एग्जैक्टली सुनने वालों से मेरा निवेदन नहीं, आदेश है बच्चों को। आपके आदेश की जिन पालना मुझे लोगों लगता को है कि मुझसे आपको व्यक्तिगत बात करनी है, पढ़ना है, सीखना है, काम फैलाना है, तुरंत प्रबुद्ध सदस्य बनिए। मुझे चाहिए एग्जैक्टली 2,500 लोग। मुझे जी, लगता है कि आपके आपके आपका जो बोलना है उसके बाद में ये संख्या बिल्कुल 2,500 तक पहुंचेगी। और हम लोग बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। जो हमारे मन में है, सारी परियोजनाओं को, सारी योजनाओं को चैनल पर डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, वो आपको दिख जाएंगी। 2023, 2024, 2025, ये 3 वर्ष बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, इन 3 वर्षों में बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसके बाद में हम जिस बता। दिन 250 प्रबुद्ध सदस्य आ जाएंगे, उस दिन से ओरिएंटेशन क्लास शुरू। और ठीक है। सब 1 घंटा
जम्मू टॉक पर या मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर जी 1 घंटा डायरेक्ट उनसे बातचीत, एग्जैक्टली, उसका जो तरीका डेफिनेटली। होगा सिखा दीजिए। उसके लिए आप हम लोग तो डायरेक्टली स्क्रीन पर डायरेक्टली बात आइए करेंगे। और और स्क्रीन पर आकर मुझसे पढ़िए, सीखिए। एग्जैक्टली इससे बड़ा आपके लिए कोई काम नहीं हो सकेगा अगर प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी जैसी लाइफ कोच या मेंटोर आपके पास में होती है। और केवल एक बहुत छोटी सी राशि प्रबुद्ध सदस्य के साथ में, ये बहुत सामान्य से काम है, लेकिन सामान्य से काम अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा। आज के लिए इतना ही दीदी, प्रणाम, बहुत पूरे धन्यवाद। 1 साल तक मैं पढ़ाऊंगी, इस बहुत बड़ी अप्रैल बात से, है, इस मई से अगले मई तक, अगले बहुत अप्रैल बड़ी तक। बात, बहुत बड़ी बात जी। है, बहुत बड़ी बात होगी उन लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात होगी। प्रणाम करता हूँ। राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री